हेलो एवरीवन। तो आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। ठीक है, ये आपका इकोनॉमिक्स का इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हम ये समझ लेते हैं इंडियन इकोनॉमी ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस। क्या हमें इंडिपेंडेंस के बारे में समझना है या पहले देखना है? तो थोड़ा सा पीछे आके देखते हैं। देखो, ब्रिटिशर्स कब आए हैं? तो ब्रिटिशर्स आए हैं 1600 में। ठीक है, अब 1600 से लेकर 1947 तक, ठीक है, ये पीरियड हमें देखना है। ठीक है, तो इसकी हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, हमें ये देखना है कि ब्रिटिशर्स आए थे तो उससे हमारे इकोनॉमी पे क्या इम्पैक्ट पड़ा। ठीक है, अब इकोनॉमी पे जैसे आप 10th क्लास में पढ़े होंगे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी क्या होता है, एग्रीकल्चर सेक्टर है, इंडस्ट्रियल सेक्टर है, सर्विस सेक्टर है। तो हम सेक्टर्स पे देख लेंगे कि हाँ, इतने साल ये लोग रहे तो इस सेक्टर पे उनका क्या प्रभाव पड़ा, इस सेक्टर पे उनका क्या प्रभाव पड़ा, इस सेक्टर पे उनका क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, अच्छा, थोड़ा सा आपकी किताब में आप देखोगे तो थोड़ी सी हिस्ट्री भी दी हुई है। तो बस हिस्ट्री इतनी दी हुई है, जैसे बैटल ऑफ पलासी के बारे में दिया हुआ है, बस एक दो लाइन लिखी हुई है। आपको हिस्ट्री नहीं पढ़नी है, आपको इकोनॉमिक्स पढ़नी है। ठीक है, दूसरा दिया हुआ है बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है, ये कब हुआ था? 1757 में। ये हुआ था 1764 में। इसके बाद क्या हो गया था, बोल सकते हैं कि जो कंपनी थी, ठीक है ना, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया जो कंपनी थी, उसका पूरा डोमिनेंस इंडिया पे हो गया था। ठीक है, बस इतना ही समझना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो हम ये देखते हैं, ये देख रहे हो, हंस रहा है। तो ब्रिटिशर का एम क्या है? ठीक है, तो ब्रिटिशर का एम क्या है? इंडिया को हमें ट्रांसफॉर्म करना है। क्या ट्रांसफॉर्म करना है? सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल बनाना है और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। यानी कि देखो, ऑलरेडी जो हमारा भारत देश है उसमें सारे रॉ मटेरियल्स तुम देखो, क्योंकि इंडिया में क्या है ना, डाइवर्सिटी है। कहीं आपको बहुत ठंडी जगह मिल जाएगी, रेगिस्तान मिल जाएगा, आपको सबसे ज़्यादा बारिश वाला प्लेस भी मिल जाएगा, प्लेन्स मिल जाएंगे, हिमालयाज मिल जाएंगे, पठार मिल जाएंगे, प्लेट्यूज मिल जाएंगे। तो उस हिसाब से ना अलग अलग क्रॉप्स भी होते हैं। ठीक है, अलग अलग चीज़ें भी मिलती हैं हमें। तो उसका क्या बनाएंगे ये लोग? सप्लायर बनाएंगे, यानी इंडिया से वो चीज़ लेके जाएंगे, वहां पे क्या करेंगे, चीज़ों को चेंज करेंगे और फिर वापस इंडिया को लाके बेचेंगे, और दुनिया को भी बेचेंगे लेकिन इंडिया को भी बेचेंगे। ये इनका प्राइमरी मोटिव है। ठीक है, पैसा बनाना। ठीक है, तो सप्लायर ऑफ रॉ मटेरियल, क्योंकि इंडिया के पास रॉ मटेरियल ज्यादा है, और कंज्यूमर ऑफ फिनिश्ड गुड्स। ठीक है, फिनिश गुड्स जो वहां इंडस्ट्रीज में बनेगा वो इंडियंस को लाके। एक एग्जांपल देता हूं, आगे भी काम देगा। अब जैसे इंडिया में कॉटन होता है, तो हम क्या करेंगे, कॉटन लेके जाएंगे, इंडस्ट्रीज में शर्ट बनाएंगे। ठीक है, इंडस्ट्रीज में क्या करेंगे, शर्ट बनाएंगे, और वो शर्ट किसको बोलेंगे, शर्ट या कोट पैंट जो भी बनाएंगे हम इंडियंस को बोलेंगे कि इसको खरीदो। ठीक है, ध्यान रहेगा ये बात। चलो आगे बढ़ते हैं। ब्रिटिश नॉट एस्टिमेटेड नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम। अगर मैं यहां आपसे पूछूं क्यों, देखो अब बात हो रही है, समय आगे बढ़ा, पहले वो कंपनी थी, बाद में ब्रिटिश गवर्नमेंट हो गई, तो इन्होंने कभी भी हमारी जीडीपी क्यों नहीं निकाली या क्यों नहीं बताई कि पर कैपिटा इनकम क्या है या जीडीपी क्या है? जैसे एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ठीक है, रिलेट करके समझ पाओगे। मैं अगर बता दूं जैसे ये बिहार है, ये यूपी है, ये एमपी है, मैं अगर बता दूं कि ये स्टेट से जो टोटल इनकम आया है सरकार को वो 500 रुपये है, यहाँ 400 रुपये है, यहाँ 600 रुपये है, तो यहाँ के जितने लोग हैं वो बोलोगे जब आप इतना पैसा कमा रहे हो तो और चीज़ों पे खर्चा करो, एजुकेशन पे खर्चा करो, हॉस्पिटल्स पे खर्चा करो। तो आप ये सवाल पूछने लगोगे, पहली चीज, ठीक है ना, कि आप सवाल पूछोगे अपनी गवर्नमेंट से। दूसरा सवाल क्या आता है कि ये सब आसपास के स्टेट्स हैं, अब ये देखेंगे यार बिहार में भी अच्छा इनकम हो रहा है, फिर भी वहाँ मतलब सुविधाएं अच्छी नहीं है, यूपी में भी अच्छा है इनकम हो रहा है, यहाँ पे भी सुविधा अच्छी नहीं है। यानी अब ये तीनों में क्या आ जाएगी, यूनिटी आ जाएगी। ठीक है ना, कि यार ब्रिटिशर और इन सब का दुश्मन कौन बन जाएगा फिर, ब्रिटिशर। यार ये पैसा तो बहुत छाप रहे हैं, ठीक है ना, ये गवर्नमेंट के पास पैसा तो बहुत आ रहा है लेकिन ये हम पे खर्चा नहीं कर रही है, पब्लिक पे पैसा खर्च नहीं कर रही है। ठीक है, तो इससे क्या हो सकता है, रिवोल्ट हो सकता है। इसीलिए उन लोगों ने कभी कैलकुलेट ही नहीं किया नेशनल इनकम क्या है या पर कैपिटा इनकम क्या है। हाँ, हमारे इंडियंस जो थे जैसे दादा भाई नेहरू जी, इनको ग्रैंड ओल्ड मैन भी कहा जाता है,
VKRB रॉय, इन्होंने नेशनल इनकम और पर कैपिटा इनकम कैलकुलेट किया। ठीक है, अब क्या है, हमें 1600 से लेकर, देखो यहाँ पर मैंने लिखा है ना, 1600 से लेकर 1947 देखना है, तो हम क्या देखेंगे, इकोनॉमिकल पर्सपेक्टिव हमें देखना है। तो हम देखेंगे कि अलग अलग सेक्टर्स में वो जो चेंजेस लेके आए या उन्होंने क्या किया है, उससे इकोनॉमी पे हमारे क्या प्रभाव पड़ा है, वो हमें समझना है। ठीक है, तो फर्स्ट शुरू करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर। ठीक है, अब एग्रीकल्चर में क्या है कि उस टाइम 85% जो पीपल्स थे वो किस में इन्वॉल्व थे, यानी वो एग्रीकल्चर ही करते थे, चाहे वो डायरेक्टली हो या इनडायरेक्टली। अगर तुम ये पूछोगे सर डायरेक्टली समझ में आता है कि कोई फार्मर है खेती कर रहा है, ये इनडायरेक्टली क्या होता है? इनडायरेक्टली जैसे मान लो मैं फार्मर हूँ, मैंने 500 केजी चावल उगाया, ठीक है, अब मैंने किसी होलसेलर यानी तुमको दे दिया, कोई एक बच्चा है आयुष पीयूष जो भी नाम हो, उसको मैंने दे दिया, उसने दुकान खोल रखी है, अब उस दुकान से वो चीज़ें बिक रही हैं सबके पास, तो भाई वो तो एग्रीकल्चर नहीं कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बेच रहा है, तो ये हो गया इनडायरेक्टली। तो 85% पीपल डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किस में इन्वॉल्व थे, एग्रीकल्चर में। अच्छा, प्रोडक्टिविटी क्या है, लो है। प्रोडक्टिविटी देखो यहाँ मैंने लो का साइन दिया है, तो लो क्यों है, इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। ठीक है, वो रीजंस यहाँ 1 2 3 4 5 दिए हैं, उसको हम समझेंगे। ठीक है, देखो प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी दोनों अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, अगर कोई कमेंट में बताए तो बढ़िया है, मैं हिंट दूंगा सिर्फ। प्रोडक्टिविटी, एक सेकेंड, प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्शन क्या है, प्रोसेस है, ठीक है ना, इसको बोल सकते हैं रिजल्ट है। ठीक है, जैसे तुमसे बोला जाएगा क्या चीज का प्रोडक्शन कर रहे हो, सर राइस का प्रोडक्शन कर रहा हूं, नहीं राइस उगा रहे हो तुम, रिजल्ट क्या है, सर 200 केजी उगाया है, ठीक है ना, रिजल्ट बोल सकते हैं, एक यील्ड भी बोला जाता है। ठीक है ना, समझ आया, आगे बढ़ते हैं। तो पहला रीजन क्या है, लैंड सेटलमेंट सिस्टम। देखो आपके एनसीईआरटी में जमींदारी सिस्टम ही दिया है, पढ़ाने का मैं तीनों ही पढ़ा दूं, बता भी दूंगा एक्स्ट्रा के लिए, लेकिन दिया हुआ है जमींदारी सिस्टम। तो जमींदारी सिस्टम क्या होता था, यहाँ देखो मैंने फिगर बनाया है, अभी इतना लिख के मत आना, ये समझाने के लिए, कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा टीचर्स इसलिए बताते हैं कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। इसका मतलब ये नहीं कि अब तुम यूपीएससी लेवल की चीज़ वहाँ लिख के आ जाओ, ठीक है, टीचर भी परेशान हो जाएंगे कहाँ से ले आया ये। ठीक है, तो देखो समझते हैं, जेड फॉर जमींदार है, बी फॉर ब्रिटिशर है, पी फॉर पीजेंट है। ठीक है, ब्रिटिशर ने इसको रखा है कि भाई तुम्हें क्या करना है, टैक्स कलेक्ट करना है, लैंड तो सब हमारी है, उस पर जो लोग खेती कर रहे हैं उस खेती का मुझे 91% चाहिए। ठीक है, कितना, 91% पैसा चाहिए। अब ये 9% देखा जाए तो इनके पास रहना चाहिए, लेकिन जमींदार 9% इससे ले लेते थे, यानी 100%। अगर ये उस खेती से 100 रुपया कमाया है तो ये पूरा का पूरा 100 रुपया किसके पास चला गया, इन दोनों के पास चला गया, इसके पास कुछ नहीं बचा है। अभी अपने घर वालों को कुछ ना कुछ तो खिलाएगा साल भर, क्योंकि एक बार खेती की है या 2 बार मान लो खेती की है साल भर में, तो ये अपने घर वालों को तो कुछ खिलाएगा। अब इसके पास तो पैसे नहीं बचे, तो ये फिर चला जाएगा मनी लेंडर के पास कि भाई कुछ लोन वोन दो, घर में खाना वाना खिलाना है। तो इस तरीके से ये पी का मतलब है पीजेंट, फार्मर पीजेंट एक ही बात है। तो इस तरीके से पीजेंट परेशान थे, इसको कहते हैं जमींदारी सिस्टम। अब 2 सिस्टम और होते हैं, ठीक है, उसको मैं यहाँ साइड में बता दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मिटा देते हैं, अच्छे से समझो। पहला मैं बोल दे रहा हूं कि सर आप क्या पढ़ा है, जमींदारी सिस्टम पढ़ा है। ठीक है, जमींदारी सिस्टम में क्या पढ़ा है आप, कि ये पीजेंट है, ये जमींदार है और ये ब्रिटिशर है। पीजेंट अपना टैक्स जमींदार को दे रहे हैं, जमींदार ब्रिटिशर को दे रहा है। ठीक है, ये इस एरिया में ज़्यादा प्रिविलेंट था। दूसरा सिस्टम था महलवारी सिस्टम। महलवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, महल का मतलब क्या होता था, पंचायत। ठीक है, इसको ऐसे समझो कि ये पी फॉर पीजेंट है, ठीक है, ये किसको दे रहे हैं, महल को दे रहे हैं। महल का मतलब क्या है, मैं अभी बताया, पंचायत। अब ये पंचायत क्या करेगी, ये ब्रिटिशर को टैक्स दे देगी। ठीक है, तीसरा समझो, देखो इसी में क्या होता था ना, मान लो ये दो पीजेंट्स ने मान लो 5-5 रुपया टैक्स देना, ये दोनों ने दे दिया, इसके पास पैसे ही नहीं जुटे या फिर क्रॉप खराब हो गई, 3 ही रुपया है,
तो अब ये पंचायत बोलेगी ब्रिटिशर को कि बेचारे के पास नहीं है, कम दिया है, अब वो डांट रहे हैं या मार रहे हैं, जो भी कर रहे हैं। तो अब इससे क्या हो रहा है ना, इनमें यूनिटी बन रहा है कि यार सच में उसका क्रॉप जल गया, ब्रिटिशर्स मान नहीं रहे, तो अब धीरे धीरे क्या है, ये पीजेंट को, अभी तो इसका पैसा ये गांव वाले मिलके दे देंगे, लेकिन अब गांव वाले यूनिटी में आ रहे हैं धीरे धीरे कि अच्छा तुम थोड़ा सा बर्दाश्त नहीं कर सकते, जब बोल रहा हूँ क्रॉप खराब है और तुम सुन, तो अब ऐसे ऐसे गांव यूनाइट होते चले जाएंगे, ठीक है, धीरे धीरे फिर शहर यूनाइट होगा, ठीक है। तो इस टाइम पे ये 51% हुआ करता था, ठीक है, जहां तक मुझे याद है। तीसरा सिस्टम होता था रोतवारी सिस्टम, ठीक है, ये साउथ के रीजन में होता था, इसको कहते थे रोतवारी सिस्टम, ठीक है। इसमें सीधा क्या है, ये ब्रिटिश ऑफिशियल रहेगा और ये पीजेंट्स रहेंगे, डायरेक्ट टैक्स देना है, ठीक है। रोत का मतलब क्या होता है, रोत का वर्ड पर्शियन वर्ड है, ठीक है। रोत पीजेंट को कहते हैं, ठीक है, किसान को, ठीक है। तो ये तीन सिस्टम चलते थे, जिससे फार्मर्स काफी परेशान थे, प्रोडक्टिविटी कम थी। अब देखो जमींदारी तो सारा, जमींदारी सिस्टम में क्या हो रहा है, सारा पैसा तो हम ब्रिटिशर्स को दे दे रहे हैं, इरिगेशन की कोई फैसिलिटीज नहीं है। याद रखना है, हम पढ़ रहे हैं प्रोडक्टिविटी कम कम क्यों है, उपज क्यों कम हो रही है हमारे खेतों से। नो यूज ऑफ फर्टिलाइजर, ठीक है, फर्टिलाइजर्स नहीं होते थे। लैक ऑफ टेक्नोलॉजी, कोई टेक्नोलॉजी नहीं, नई टेक्नोलॉजी नहीं, हम ट्रेडिशनल मेथड से खेती कर रहे थे, ठीक है, ट्रेडिशनल मेथड से। और फोर्सफुली कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना, ये फोर्सफुली हो रहा था, ये नहीं कि खुशी से, फोर्सफुली हो रहा था। अब कॉमर्शलाइजेशन का मतलब क्या है, कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर का मतलब क्या है, नॉट यूज फॉर विलेज कंजप्शन लाइक व्हीट राइस। ध्यान से इस चीज को समझो, पहले ये पूरा देख लेते हैं फिर मैं समझाता हूँ। सेल इन नेशनल इंटरनेशनल मार्केट लाइक कैश क्रॉप, जो भी कैश क्रॉप होते हैं लाइक कॉटन, जूट, इंडिगो, ओपियम, ठीक है, ओपियम मेनली चाइना के लिए उगाया जाता था भारत में। अब इस चीज को समझो, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मैं एक किसान हूँ, ठीक है, मैं उगा रहा हूँ राइस, ब्रिटिशर जबरदस्ती क्या बोल रहे हैं कि तुम इंडिगो उगाओ, हम तुमको इतना पैसा देंगे, या बाहर में जो नील का डिमांड है वो बहुत हाई हो रहा है, तो अब मैं क्या किया, राइस नहीं उगाया, इंडिगो उगा दिया, पूरे खेत में इंडिगो मैंने उगा लिया। मान लो इन लोगों ने मुझे उस रेट से पैसा नहीं दिया, या उस साल इंडिगो की डिमांड नहीं हुई, तो अब मैं खाऊंगा क्या? बात समझ पा रहे हो? कैश क्रॉप में कुछ फायदे हैं तो कुछ घाटे भी हैं, अगर वो चीज नहीं बिकी तो तुम्हारा तो घर का खाना गया ना, ठीक है। तो ये हो रहा था, फोर्सफुली हो रहा था। मैं तो यहाँ पे खुद से एग्जांपल लेके तुमको ये बता रहा हूँ कि मैंने पूरे खेत पे ये कर दिया, लेकिन किसान उस टाइम रेसिस्ट करते थे, मना करते थे कि हम नहीं करेंगे। फिर बोला गया कि नहीं, तुम एक काम करो अपने खेत में, अब देखो ज्यादा तुम्हें नहीं पढ़ना है, लेकिन जैसे एक 3 कठिया सिस्टम चलता था, ठीक है, 3 कठिया सिस्टम हो गया। फिर एक होता था कि आप 25, जो भी आपकी टोटल खेत है उसमें 25% में लगा लो, 1/3 में लगा लो, 2/4 में लगा लो, ऐसे ऐसे करके ब्रिटिशर्स प्रेशर देते थे, ठीक है। चलो आगे बढ़े, इन सारी चीजों की वजह से ही प्रोडक्टिविटी हमारी क्या थी, लो थी। आगे बढ़ते हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर पे आते हैं। अब दो चीजें पढ़नी है, इसीलिए मैंने एक इस साइड को रखा है, एक इस साइड को। पहले इस साइड को देख लेते हैं। ब्रिटिशर की का जो मोटिव है वो क्या मोटिव है, ठीक है, ब्रिटिशर का मोटिव है इंडिया से रॉ मटेरियल चीप रेट पे लेके हो जाएंगे, कहाँ, ब्रिटेन में, क्योंकि वहीं, अच्छा याद रखोगे, छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इंडस्ट्रियलाइजेशन वहीं शुरू हुआ है सबसे पहले, ठीक है ना। इंडस्ट्रियलाइजेशन का अगर पूछा जाए बेस क्या है, तो बेस है स्टीम इंजन, ठीक है ना। स्टीम इंजन बना, अब चीजें एक प्लेस से दूसरे प्लेस जाएंगी, और इंजन बना है तो फैक्ट्रीज वगैरह में इंजन चाहिए, ठीक है ना, चीजों को बनाने के लिए, मशीन्स को चलाने के लिए, ठीक है। तो इंडिया से रॉ मटेरियल वो चीप रेट पे लेके जाएंगे। और इंडिया को, स्प्रॉलिंग का मतलब होता है पड़ा रहने वाला, स्प्रॉलिंग का मतलब क्या रहता है, पड़ा रहने वाला, ठीक है, फॉर फिनिश गुड्स। एग्जाम्पल देता हूं, अगर मैं आज तुमसे पूछूं कि बाबू ये शर्ट है, ठीक है, ये शर्ट है, ये शर्ट तुम्हें सिलवानी है टेलर के पास जाके, तो तुम बोलोगे सर कम से कम तो 1000 रुपए का खर्चा आएगा। बोलूंगा तो दूसरा तरीका क्या है, बोला सर रेडीमेड टी शर्ट इतने अच्छे अच्छे मिलते हैं वो खरीद लूंगा, कितने के पड़ेंगे बाबू, तो सर 200-300 रुपए का पड़ेगा, ठीक है। तो तुम जैसे आज ये देख रहे हो कि 200-300 रुपया में जब मेरे को रेडीमेड अच्छा अपने कलर के अकॉर्डिंग, अपने साइज के अकॉर्डिंग शर्ट मिल जा रही है, तो ये मैं सिलाया हुआ कपड़ा क्यों पहनूं,
जब तुम ऐसा सोच रहे हो तो उस टाइम में भी क्या हुआ कि भाई ये लोग यहाँ से कॉटन लेके जा रहे हैं और वहां से शर्ट्स बना के ला रहे हैं और बोल रहे हैं शर्ट्स पहनो। अब इससे क्या होगा, जितने लोग यहाँ पे हाथ से बनाते थे शर्ट्स को, वो उनका जो दुकान होगा वो बंद हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेता हूँ। अब इंडिया ये लोग जब आए थे वो स्पाइसेस के लिए आए थे, ठीक है ना। अब स्पाइसेस भी ये क्या करेंगे, यहां से तो लेके जाएंगे, उसका मसाला बना देंगे और उसको एक पैकेट में पैक। देखो मेरे सारे एग्जांपल्स तुमको आज भी रिलेवेंट जरूर लगेंगे, ठीक है ना। उगा किसान रहा है मेहनत से मसाला, जब वो किसान जाता है स्पाइसेस बेचने कि 200 रुपया केजी ले लो, तो तुम बोलते हो महंगा काफी है। और उसी का छोटा वर्जन, मतलब कि इस पैकेट में पैक कर दिया जाता है, बोला जाता है इसको प्रिजर्व रखा गया, आप कितने दिन भी रख सकते हो। पैकेट में अच्छा एडवर्टीजमेंट करके वो आप ही को फिर वो महंगे दाम पे बेच रहे हैं, ठीक है, 10 रुपये पैकेट बेच रहे हैं। तो चीज तो यही की है, ठीक है ना, लेकिन नाम किसका हो रहा है, इस पैकेट वाले का। तो ये काम हो रहा था, ठीक है। अब आते हैं इधर, अब है वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री। यानी हमारे भारत की हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वर्ल्ड फेमस थी, लेकिन उसको उसका क्या हो गया, डिक्लाइन शुरू हो गया। डिक्लाइन कैसे शुरू हुआ वो मैंने बता दिया है, फिर से एक्सप्लेन करूंगा। अच्छा, हैंडीक्राफ्ट क्या होता है, जो हाथ से और स्मॉल टूल्स के मदद से बनाया। क्योंकि एक बार एक बच्चे ने बोला सर हैंडीक्राफ्ट का मतलब वो होता है जो हैंड से बने। ठीक है हैंड से बने, लेकिन मान लो हैंडीक्राफ्ट में जैसे शर्ट बनाना भी आ जाता है, ठीक है, या कुछ क्राफ्टिंग आ जाती है, ठीक है ना, क्राफ्ट के काम। तो भाई कैंची चलाते हो ना, सुई लगाते हो ना, तो वो भी तो एक स्मॉल टूल्स है ना। तो ये सिर्फ नहीं बोल सकते हैंड से, स्मॉल टूल्स की मदद ली जाती है, ठीक है। अब वर्ल्ड फेमस हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी, वो डिक्लाइन क्यों होने लगी, यानी खत्म क्यों होने लगी, वाई रीजंस क्या है। तो इसको खत्म करने का ये दो तरीका है। ब्रिटिशर्स पोजेस हाई इंपोर्ट ड्यूटी और ड्यूटी फ्री चीप मैन्युफैक्चर गुड्स। अगर इससे इतना बोलने पर अगर तुम्हें समझ में आ जा रहा है तो तुम बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हो, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हुआ हूँ। एक दो वरदान तो पक्का दूंगा मैं, लेकिन आके समझते हैं। पहला देखते हैं, ब्रिटिशर्स पोजेस हाई इंपोर्ट ड्यूटी। अब ये है इंडिया, ये कोई भी कंट्री है, एक मैं यहां ले ले रहा हूं ब्रिटेन, एक ले ले रहा हूं यहाँ पे अमेरिका, ठीक है। अब बोलो, अब जैसे मान लो यहाँ का कोई भी प्रोडक्ट है जो वही हैंडीक्राफ्ट का प्रोडक्ट है, उसको मैं यहाँ भेज रहा हूँ। सामान कितने रुपए का है, सर 10 रुपये का। इन लोगों ने क्या लगा दिया, टैक्स लगा दिया, ठीक है। कितना रुपया टैक्स लगाया, 5 रुपया टैक्स। अब ये चीज यहाँ पे कितना रुपए में बिक रही है, सर 15 रुपये में। तो जो चीज इन लोगों को 10 रुपये में मिल रही थी अब मिल रही है 15 रुपये में। तो ब्रिटेन के लोगों के लिए महंगा हुआ या नहीं हुआ, बोलेंगे सर महंगा हुआ, अब नहीं खरीदेंगे, ठीक है। अच्छा, यहाँ के कुछ लोग उसे खरीद लेते थे और फिर यहाँ से अमेरिका भेज रहे हैं, तो उसे भेज रहे हैं 20 रुपये में। यहाँ का लोग जो है वो 5 रुपये टैक्स लगा दिया, अब यहाँ के लोगों के लिए वो बहुत महंगा हो गया, ठीक है। ये आगे हम पढ़ेंगे कि ब्रिटेन क्या करता था ना, जो भी भारत से जाने वाली चीज होती थी उसमें से 50% से ज्यादा चीजें वो अपने ही कंट्री भेजता था, और फिर ब्रिटेन से वो दूसरे दूसरे वर्ल्ड में भेजता था सामान। अब इससे क्या हुआ, जो भी चीज हमारे हाथों से बनाई हुई चीजें थी जिसके लिए हम फेमस थे, मलमल का नाम सुना होगा तुमने, ठीक है, मलमल, ऐसे उसको डक्काई मुस्लिन बोलते हैं, डक्काई मुस्लिन। इसके कपड़े बनाने में हम वर्ल्ड फेमस थे, ठीक है। लेकिन अब क्या हो रहा है, वर्ल्ड में इंडिया के नजर से मत देखो, बाहर के देश के नजर से देखो, तो ये चीजें महंगी हो रही है। अब महंगी हो रही है तो कोई तुम्हारी चीजों को धीरे धीरे करके क्या करेगा, पसंद करना बंद कर देगा। एक तो पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट क्या था, ड्यूटी फ्री चीप मैन्युफैक्चर गुड। अब इसको समझो, अब कोई चीज फैक्ट्री में बन रही है तो वो सस्ती बनेगी, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है तो उसका कॉस्ट नीचे आ जाता है। मान लो ये शर्ट था, ठीक है ना, ये 10 रुपए वाली शर्ट ही भेजी थी हमने। अब यहां से ब्रिटिश वालों ने क्या किया, एक शर्ट भेजी, सेम शर्ट है, ठीक है, उसका भी दाम कितना है, मान लो 8 रुपए, क्योंकि फैक्ट्री से बनी है तो वो सस्ता होगा, तो 8 रुपए में वो शर्ट भेजे हैं। अब देखो, क्या यहाँ पे जब कोई भी चीज बाहर से आती है तो उस पर हम टैक्स लगा सकते हैं, ठीक है ना, इंपोर्ट ड्यूटी कहते हैं उसको। तो क्या है, इंडिया के वाले, इंडिया लोग भी तो टैक्स लगाएंगे। लेकिन दिक्कत क्या है ना, यहाँ ब्रिटिशर बैठे हुए हैं और ब्रिटिशर के ही कंट्री से वो चीज आ रही है तो उस पर टैक्स तो लगाएंगे नहीं।
तो ये 8 रुपए की चीज तो यही 8 रुपए में आ गई। अब लोगों के पास ऑप्शन है 10 रुपया वाला शर्ट पहने या 8 रुपए वाला शर्ट पहने। तो इसीलिए देखो, एक मैंने यहां बताया था, इंडिया स्प्रॉलिंग मार्केट फॉर फिनिश गुड्स, यानी कि पड़ा रहना है, हमें अभी कुछ नहीं बेचना है, बस ला के इंडिया में रख दो, आज ना कल वो चीजें बिक ही जाएंगी। तो ये 8 रुपए वाला पहले तो शायद ना बिके, लेकिन कुछ समय के बाद धीरे 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 ये बिकने लगेगा, सबको 2 रुपए का फायदा दिख रहा है। ठीक है, तो जो यहाँ के हैंडीक्राफ्ट के लोग थे, या जिसको आप आर्टिशंस कह रहे हो, इनका दुकान बंद हो गया। क्यों? इनकी चीजें बाहर नहीं बिक रही है, क्यों? क्योंकि वो महंगी है। और उसकी चीज भारत में क्यों नहीं बिक रही है? क्योंकि ब्रिटिशर्स के जो सामान फैक्ट्री से आ रहे हैं वो सस्ते हैं। अब इसका एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं कि आज जो भी आप ये देखते हो, रियलमी, ओप्पो, मोटो और पता नहीं क्या क्या नाम है, मेरे को मोबाइल्स का थोड़ा शौक कम है, लेकिन तुम समझ रहे हो ना, रियलमी, रेडमी, ऐसे ऐसे जो मोबाइल्स हैं, ये तुम देखोगे हर के घर में ये जो 4-5 ब्रांड्स है ना, इसमें से एक फोन आपको मिल जाएगा। तो क्या वो बहुत मार्केटिंग करते हैं? रेडमी, रियलमी, ओप्पो, वीवो, ये सब की ज्यादा मार्केटिंग करते हैं? नहीं, वो सस्ता प्रोडक्ट बना है और इंडिया में लाके छोड़ दी है, वो बिकेगा ही बिकेगा। ठीक है, तो ये चीज पहले भी हुई थी, ये चीज आज भी हो रही है। ठीक है, याद रहेगा। आगे बढ़े अब, आई थिंक सब समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है टिस्को, टाटा एंड स्टील कंपनी 1907 में बनी। अब याद रखो, हम सब पढ़ रहे हैं 1600 से लेकर 1947 तक पढ़ रहे हैं, तो ये स्टार्टिंग में ये सारी चीजें हुई। तुमने देखा भी होगा स्वदेशी आंदोलन चला था, तो स्वदेशी का मतलब क्या था कि अपनी चीजों का ही हम यूज करेंगे, हमारे ही जो टेलर्स हैं, हमारे ही जो कपड़ा बनाने वाले हैं, बाहर की जो भी प्रोडक्ट्स आ रहे हैं उसको, ये जो तिलक जी चलाए थे आंदोलन, वो इसीलिए चलाए थे। ठीक है, अब फिर धीरे धीरे 1907 में टाटा की ये स्टील कंपनी बनी, शुगर, सीमेंट, पेपर इंडस्ट्री ये सब सेटअप होने लगी, लेकिन ये वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हो रही है, यानी लगभग 1945 के पास हम पहुंच गए, तब तो देश आजाद होने वाला है। हार्डली एनी कैपिटल गुड इंडस्ट्री, कैपिटल गुड इंडस्ट्री उसको कहते हैं जिसमें बहुत बड़े बड़े मशीन टूल्स लगे हों। ठीक है, तो बहुत कम थी हमारे देश में। न्यू इंडस्ट्रियल सेक्टर, यानी आज़ादी की बात हो रही है, जो कंट्रीब्यूशन था वो जीडीपी में बहुत कम था, लिमिटेड एरिया में था, जैसे रेलवेज, पावर जनरेशन, पोर्ट्स। या मैं तुमको इनडायरेक्टली बोलूँ ना, जब आज़ादी मिली तो वैसे ही इंडस्ट्रीज पे ध्यान दिया गया जिस पे गवर्नमेंट अपना डोमिनेंस बाद में भी बना के रखेगी। ठीक है, जैसे रेलवेज हो गया, आज भी रेलवे गवर्नमेंट के पास है, पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी आज भी गवर्नमेंट के पास है। ठीक है, तो वैसी इंडस्ट्रीज पे ज्यादा ध्यान दिया गया, इसीलिए जीडीपी में कंट्रीब्यूशन क्या है, कम है। आगे बढ़े, चलो नेक्स्ट है फॉरेन ट्रेड। तो सर ट्रेड का मतलब क्या होता है? तो ट्रेड का मतलब होता है परचेज एंड सेल ऑफ एनीथिंग। ठीक है ना, खरीद बेच कर रहे हैं तो हम व्यापार कर रहे हैं। फॉरेन यानी जाहिर सी बात है, कोई भी अपने कंट्री के बाहर से अगर हम चीजों का परचेज और सेल कर रहे हैं तो उसको हम फॉरेन ट्रेड कह देंगे। ठीक है, अब फॉरेन ट्रेड में क्या है, टैरिफ्स, टैरिफ्स को टैक्स समझना है। ठीक है ना, टैक्स ही क्या था, मेन रीजन था। ठीक है, अभी मैंने तुमको टैक्स का ही गेम दिखाया, ये जो पूरा हम देख के आए हैं 5 रुपया 10 रुपया वाली चीजें, यही मेन गेम था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, पहला पॉइंट समझते हैं। इंडिया क्या है, एक्सपोर्टर है। क्या चीज का एक्सपोर्टर है? प्राइमरी प्रोडक्ट्स का। जो भी रॉ चीज है, डायरेक्ट खेत से जो चीज बन रही है, रॉ सिल्क हो गया, कॉटन, कोल, शुगर, ये सब इंपोर्टर क्या है, यानी बाहर से उसके पास क्या आ रहा है, कॉटन, सिल्क, वुलन, यानी ये बनी बनाई चीजें आ रही हैं। ठीक है, सेकंड, ब्रिटिश क्या करते थे, मोनोपोली रखते थे। ठीक है, इंडिया के इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पे, यानी 50% से ज्यादा जो चीजें हैं वो ब्रिटिशर्स के साथ ही ट्रेड होगी। जैसे आप ही सोचो, उस टाइम देश में हो, आप बोल रहे हो कि ये चीज मैं बाहर बेचना चाहता हूँ, इतने रुपए में बेचना चाहता हूँ, ब्रिटिश गवर्नमेंट में ब्रिटिशर ही बैठी हुई है, वो अपने कंट्री भेज दे रही है। तुम बोल रहे हो 10 रुपए का शर्ट बेचना चाहते हैं, ठीक है लाओ भाई, हम भेज देते हैं, ब्रिटेन भेज देगा। तुम्हें क्या मतलब है कि तुम्हारा शर्ट चाइना में बिकेगा कि रशिया में? तुम्हें बेचने से मतलब है ना, हम बेचवा देंगे। तो वो अधिकतर अपना जो ट्रेड करते थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ करते थे। दूसरा चीज क्या हुआ था, स्विस कैनाल ओपन हो गया था। ठीक है, जिससे उनका
जो लूटने वाला प्रोसेस था वो काफी फास्ट हो गया। इसको मैं यहाँ दिखाता हूँ, छोटा सा मैप आपके लिए बना दिया है। देखो ब्रिटिशर्स यहाँ है, ठीक है। वो जब आए थे हमारे भारत देश तो कुछ ऐसे आए थे, ठीक है। मैं डॉटेड लाइन में बना रहा हूँ, ठीक है। यहीं के किंग से मिले थे, जामोरिन नाम का किंग था, बड़ा लालची किंग था, ठीक है। जब पहली बार आए थे, और जिस ड्राइवर के साथ आए थे, वास्को डिगामा, याद होगा ना। वास्को डिगामा ब्रिटिशर नहीं था, पुर्तगीज था, लेकिन उसने यही रास्ता फॉलो किया था। कहानी बस सुना दे रहा हूँ आपको, कहानी सुनना आपको बहुत पसंद है क्योंकि। तो वास्को डिगामा पुर्तगीज था, ठीक है। उसका ड्राइवर था माजिद हुसैन, ठीक है। तो उन्होंने ये रास्ता फॉलो किया था, ठीक है। फिर पुर्तगीज को भी भगा दिया गया, सबसे लड़ाई की ब्रिटिशर ने, सबको हराया, वो एक अलग कहानी है। बाद में क्या हुआ ना, यहाँ पे ओटोमन अंपायर था, ठीक है ना। अब ऑटोमन एम्पायर था, ब्रिटिशर्स जो थे या इधर की जितने भी कंट्रीज थे, ये क्रिश्चियनिटी फॉलो करते थे, और ये मुस्लिम के वो थे। अब इन दोनों में भिड़न थी, तो ये जो हमारा आपने सुना होगा सिल्क रूट हुआ करता था, तो ये सिल्क रूट पे आने नहीं देंगे सामान, तो इसलिए इन लोगों को घूम के आना पड़ा। अब क्या हुआ, ऑटोमन साम्राज्य खत्म हो गया। देखो मैं क्रॉस लगा रहा हूं, तो अब क्या हुआ, ये रास्ता, ठीक है ना, यहाँ ऑटोमन का कहने का मतलब है ये रास्ता ब्लॉक था। अब ये क्या है, ब्रिटिशर्स यहाँ से आ रहे हैं, देखो मैं लाइन बना रहा हूँ, अब ये यहाँ से आ रहे हैं। अब ये गुजरात का जो पोर्ट है यहाँ पे आ गए। तो अब याद करो 1850s के करीब में रेलवेज आ गया। अब मान लो कोई चीज बिहार में हो रही है, रेलवे से हमने उसको यहाँ पहुंचा दिया, और यहाँ से सीधा वो, अब ये रास्ता कितना छोटा हो गया। तो अब और तेजी से क्या होगा, हमारे इंडिया के जो रॉ मटेरियल है उसको लूट के हम ब्रिटेन तक पहुंचा सकेंगे, ठीक है। ये हुआ था। आगे बढ़े, फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, केरोसिन, ठीक है। ऑफिस एक्सपेंसेस ऑन और पे हो गया। अच्छा ये समझाता हूँ, अब ध्यान दो। जैसे मान लो अभी मैं बिहार में हूँ, तो ये बिहार का रीजन है, ठीक है। बिहार बहुत बड़ा हो गया यार। बिहार का कोई एक एरिया ले ले रहा हूँ, ठीक है ना। इमेजिन कर लो, तुम खुद अपना ही गांव इमेजिन कर लो। मान लो वो गांव जो है उसने नील ही उगाई है, इंडिगो, ठीक है। इंडिगो को भेज दिया गया है ब्रिटेन। अब उसका पैसा हुआ मान लो 1 लाख रुपया, ठीक है। और उस टाइम पे रिवोल्ट्स करते रहते थे इंडियंस जो होते थे, कोई ब्रिटिशर को मार देता था, कोई आग लगा देता था, कोई कुछ करता था, कोई कुछ करता था। तो अब ये ब्रिटिशर क्या बोलते थे ना, कि तुम्हारे गांव वालों ने क्या किया, हमारे पुलिस स्टेशन पर अटैक किया, या हमारे ऑफिसर को थप्पड़ मार दिया है, तो अब हम क्या करेंगे, तुम्हें ये पैसा नहीं देंगे। इसको कहते हैं बेवकूफ बनाना। पहला तरीका ये हुआ बेवकूफ बनाने का। दूसरा, जैसे तुम पैसा या बहुत सारा तुमने जो टैक्स दिया है, तो वो क्या बोलते थे ना कि हम तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए अमेरिका में क्या कर रहे हैं, सॉरी अमेरिका बोल रहा हूं, ब्रिटेन में क्या कर रहे हैं, हम एक ऑफिस खोल रहे हैं। तो वो ऑफिस क्यों खोल रहे हो सर, वो ऑफिस इसलिए खोला जा रहा है कि इंडियंस का डेवलपमेंट हो सकेगा, ठीक है ना। अब यहाँ का लोग तो ब्रिटेन जाके देख नहीं रहा है कि सच में ऐसा ऑफिस एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ब्रिटिशर्स को बस तुम्हारे पैसे नहीं दे रहे हैं, वो बस बहाना दे रहे हैं। जो तुमको पेमेंट करना था वो पेमेंट नहीं करना है, उनका इच्छा यही है बस, ठीक है। तो देखो यही वो बोल रहे हैं कि ऑफिस एक्सपेंस ऑन वॉर, तुमने जो, हमने तुमसे जो लड़ाई की उसमें हमारा वॉर का इतना, अगर तुम हिस्ट्री भी पढ़ोगे ना, तो जितने भी वॉर होते थे ना, अगर वो जीत जाते थे तो वो बोलते थे कि हमारे इतने सैनिक मरे, या इतना आर्टिलरी खर्चा हुआ, इन सब का तुमको कंपनसेशन देना होगा। 2 लाख 4 लाख रुपए ऐसे मांगते थे, ठीक है। और बोल देते थे कोई पैसा गोल्ड नहीं मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट है इंपोर्ट्स ऑफ इनविजिबल आइटम। इनविजिबल आइटम क्या होता है, जैसे सर्विसेज, ठीक है ना। जैसे लगान मूवी देखी होगी, ब्रिटिशर के यहाँ खाना बन रहा है, 10 कुक को बुला लिया, या कुछ बनवा रहे हैं, तो उस विलेज के जो मुखिया है या उस टाइम जो राजा होते थे, राजा को बोल दिया कि 500 मजदूर भेज दो, तो 500 मजदूर को पैसा थोड़ी दे रहे हैं, वो सर्विस ले लिए, भेज दिए वापस, ठीक है। अब ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया है। ऑल ऑफ दिस लेड टू ड्रेन ऑफ इंडियन वेल्थ, यानी यही 4 तरीकों से क्या किया गया है, भारत का पैसा जो है, ड्रेन का मतलब तो ऐसे नाली होता है या, लेकिन यहाँ पे आपको समझना है रास्ता, यानी इन्हीं 4 तरीके से क्या किया गया, इंडिया का जो वेल्थ था, जो पैसा था, उसको ब्रिटेन लेके जाया गया, ठीक है ना, ध्यान रहेगा।
आगे बढ़े। नेक्स्ट है डेमोग्राफी कंडीशन। ठीक है, अब बोलोगे सर डेमोक्रेसी पढ़े हो ना बबुआ, मैं भी फिर डेमोक्रेसी, तो डेमो मीन्स क्या होता था, पीपल, क्रेसी मीन्स होता था टाइप ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे भी डेमो का मतलब हो गया पीपल, ठीक है ना, और ग्राफी मतलब उसकी स्टडी, तो स्टडी ऑफ पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स एंड डायनेमिक्स, उसको हम डेमोग्राफी बोल देते हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि इंडिया की उस टाइम की जो पॉपुलेशन थी उसके बारे में डाटा देखना है क्या क्या दिया हुआ है। अब सेंसस आपको पता है हर 10 साल में होता है, जिसको आप हिंदी में जनगणना बोलते हैं। तो बिफोर 1921 देखेंगे हम, तो हमारा जो जैसे ये देखो, इतना पढ़ना फिर जरूरी नहीं, लेकिन मैं भी क्या है इमोशन में पढ़ा देता हूँ। देखो पॉपुलेशन का अपना एक रूल है, ठीक है, कुछ ऐसा रूल है, बस ये समझो कि पॉपुलेशन पहले बढ़ेगी बढ़ेगी, फिर एक टाइम के बाद डिक्लाइन करेगी, जैसे चाइना में डिक्लाइन हो रहा है, जापान में हो रहा है। ठीक है, तो 1921 के पहले देखोगे तो हम फर्स्ट स्टेज ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांजिशन में थे। ठीक है ना, क्यों? ठीक है, क्योंकि उस टाइम हमारा क्या था, हाई बर्थ रेट था, बहुत लोग जन्म ले रहे थे, लेकिन डेथ रेट भी ज़्यादा था। डेथ रेट बोलोगे सर क्यों ज़्यादा था, मान लो तुम ब्रिटिश से बहस रहे हो, गोली मार दी, या फिर रिवॉल्ट हो गया, या फिर बहुत सारे डिजीजेस फैल जाते थे, फेमाइन आ जाता था, भूखमरी आ जाती थी, पूरा का पूरा गांव खत्म हो जाता था, प्लेग फैल जाता था। ठीक है ना, तो इससे क्या है, जैसे मान लो अब इसको मैथ, थोड़ा सा मैं जानता हूँ मैथमेटिक्स से तुम्हें ज़्यादा प्यार नहीं है, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लो एक गांव में इस बार 100 बच्चे लोग पैदा लिए, और इजी बनाते हैं चलो, इस गांव में टोटल लोग है 500 लोग। ठीक है, 500 लोग में क्या हुआ, इस साल 100 बच्चे पैदा लिए। ठीक है, और क्या हुआ है, 200 लोग मर गए। ठीक है, तो आप बताओ पॉपुलेशन बढ़ी या घटी, तो बोलोगे सर 500 प्लस एक 600, 500 पॉपुलेशन थी 600 हुई, लेकिन 200 घट ही गई। ठीक है ना, यानी जितनी बढ़नी चाहिए थी उतनी बढ़ी नहीं है, उल्टा 100 घट गई। तो ये सिनेरियो था उस टाइम का। अब 1921 से 51 में देखेंगे तो क्या हुआ, हम सेकेंड स्टेज में पहुंच गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि हमारे डेथ रेट में कमी आई। ठीक है ना, इंडियंस अपने हक के लिए लड़ने लग गए, 51 का समय आ गया है तो आज़ादी भी मिल चुकी है। ठीक है ना, अब ब्रिटिशर से उतने क्लैशेज नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें की वजह से डेथ रेट्स में क्या हुआ, काफ़ी डिक्लाइन आया, यानी हम फिर सेकेंड स्टेज में चले गए, यानी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी। सोशल डेवलपमेंट देखते हैं। ठीक है, सामाजिक विकास, लिटरेसी लेवल देखा जाए तो 16% से कम थी। ठीक है, और फीमेल में देखी जाए तो 7% से कम थी। पब्लिक हेल्थ फैसिलिटीज ना के बराबर, और अगर होती भी थी ना जो हेल्थ फैसिलिटीज, वो ब्रिटिशर्स के लिए थी, यानी वो जो हॉस्पिटल्स वगैरह अच्छे बने हुए थे वो ब्रिटिशर्स के लिए इलाज के लिए बने हुए थे, इंडियंस के लिए नहीं। वाटर एयरबॉर्न डिजीजेस होते रहते थे जिसकी वजह से लोग मरते रहते थे। मोर्टेलिटी रेट, देखो मोर्टेलिटी रेट कहो या डेथ रेट कहो एक ही बात होती है। तो एग्जाम्पल के लिए कि कैसे डिनोट किया जाता है, मैंने दे दिया 15/100, यानी 1000 में से 15 लोग एक साल में मारे गए, तो इसको हम डेथ रेट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इन्फेंट। ठीक है, मोर्टेलिटी रेट का मतलब क्या हो गया सर, डेथ रेट हो गया। इन्फेंट का मतलब बच्चा, कौन सा बच्चा, जो 1 साल से छोटा हो। तो ये रियल डाटा है, ठीक है ना, ये एग्जाम्पल नहीं है, ये उस टाइम होता था। 1000 में से 218 बच्चे एक साल में मर जाते थे। ठीक है, वो भी कौन से वाले, जो 1 साल से छोटे हैं। लाइफ एक्सपेक्टेंसी, ठीक है ना, यानी कि आपके कंट्री का ये टोटल लोग हो गए, टोटल ले लो, ठीक है ना, और वो लगभग कितना जी रहे हैं, एवरेज निकाल लिया जाता है। तो उस टाइम लगभग भारत के लोग 44 साल जीते थे, अब क्या है 68 ईयर्स है। ठीक है, तो ये अच्छा हुआ, लेकिन पहले देख लो कितना लो था, यहाँ मैंने लो का साइन दिया है, तो यही लिखना है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी क्या थी उस टाइम, बहुत कम थी। अच्छा, अभी भी देखोगे, इसमें भी बता दे रहा हूं कि इसमें भी मेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी है वो कम है किससे, फीमेल से। ठीक है ना, फीमेल की लाइफ एक्सपेक्टेंसी मर्दों से ज़्यादा है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं, और गांव वगैरह में देखे ही होंगे, पेंशन औरतें उठाती हैं, मर्द नहीं उठाते, उठाते हैं ज़्यादा नहीं उठा पाते, फीमेल बड़ा। तो बोलोगे सर एज गैप भी रहता है, एज गैप भी नहीं, भारत में अधिकतर देखो, जापान में है कि
जो मेल है वो भी 102 साल जी रहे हैं, फीमेल भी 103 साल जी रही है, ऐसा चलता है। लेकिन भारत में नहीं देखोगे, भारत में देखोगे कि 100 वाला जो आंकड़ा है अधिकतर फीमेल्स पार करती हैं। ठीक है, उसके बहुत सारे रीजन है, मजाक के लिए बस बोल रहा हूँ। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशन आपको पता है उसका स्ट्रक्चर क्या था? तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्किंग पर्सन अक्रॉस डिफरेंट सेक्टर, यानी कि हमारे देश के लोग कितने लोग किस किस सेक्टर में काम कर रहे हैं। तो एक नॉर्मल डाटा देखें तो एग्रीकल्चर सेक्टर में 70 टू 75% काम करते थे, मैन्युफैक्चरिंग यानी इंडस्ट्रियल सेक्टर जो बोलते हैं 10%, सर्विस सेक्टर में देखा जाए तो 15 से 20%। अब इधर देखो, एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा है, कम हो रहा है धीरे धीरे, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बढ़ रहा है, और सर्विस सेक्टर भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कौन से जगह का? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला, कर्नाटका, बॉम्बे, बंगाल। अब यहाँ क्या है, यहाँ एग्रीकल्चर सेक्टर बढ़ रहा है, कहाँ? पंजाब, उड़ीसा और राजस्थान। इसको कहते हैं रीजनल वेरिएशन। ठीक है ना, यानी डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स में देख रहे हो कुछ अलग हो रहा है। इस साइड अगर तुम देखते हो लेफ्ट साइड में, तो हो क्या रहा है, एग्रीकल्चर डिक्लाइन कर रहा है और मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर बढ़ रहा है। और इस साइड तुम देखते हो, यानी इस रीजन में, इस स्टेट्स में तुम देखते हो कि एग्रीकल्चर सेक्टर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। ठीक है, आगे बढ़े। अब चलते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इंफ्रास्ट्रक्चर सर क्या होता है, नाम बहुत बार सुने हैं और जब से इकोनॉमिक्स लिए हैं बार बार आ जाता है ये वर्ड। तो इंफ्रास्ट्रक्चर बेसिक फिजिकल सिस्टम ऑफ ए बिजनेस, रीजन और नेशन, यानी जो भी फिजिकल सिस्टम है किसी बिजनेस का हो सकता है, रीजन का हो सकता है, नेशन का हो सकता है, उसको हम इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। तो बोलोगे सर इससे तो समझ नहीं आया, याद करने के लिए ठीक है रट लेंगे लेकिन समझ नहीं आया। तो देखो ये किताब में तुम्हारे दिया नहीं है, मैंने दे दिया है बस समझाने के लिए। एक को हम डिवाइड कर देते हैं हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में, यानी फिजिकल नेटवर्क, मॉडर्न इंडस्ट्री के लिए जो भी चाहिए जैसे रोड हो गए, ब्रिज, इंडस्ट्री को जो भी फिजिकल नेटवर्क कनेक्ट कर रहा है वो सब हार्ड इंफ्रास्ट्रक्चर में आ गए। सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या आ गया भाई, मेंटेन द इकोनॉमिक, सोशल, हेल्थ, कल्चरल स्टैंडर्ड्स ऑफ ए कंट्री, जैसे पार्क्स हो गए, स्कूल्स हो गए, टेम्पल्स हो गए। तो ये सब किस में आ गए, सॉफ्ट इंफ्रास्ट्रक्चर में। ठीक है, चलो आगे बढ़े। एक्चुअली हमें ये सब नहीं पढ़ना है, मेन टॉपिक हमारा ये है। अब रेलवेज बनाए गए, पोर्ट्स बनाए गए, वाटर ट्रांसपोर्ट बनाए गए, पोस्ट ऑफिस बनाए गए। देखो लिखा है मैंने डेवलप, क्यों डेवलप किया गया? तो याद रखोगे ब्रिटिशर का रियल मोटिव, उनका इंटरेस्ट, खुद का इंटरेस्ट था। ये सोचोगे कि भारतीय के लिए ऐसा किया, बिल्कुल नहीं। हाँ, उसके वजह से कुछ भारतीयों को फायदा हुआ है, हमारे जो जितने भी लीडर्स थे उनको फायदा हुआ है, बट बनाया तो गया है। जैसे कोई भी एग्जांपल ले लो, रेलवे क्यों बनाया सर, तो अभी बता देते हैं। देखो ऐसे ये मैं बता चुका हूँ, बिहार में कोई चीज़ हो रही है, रेल से इसको तुरंत यहाँ पोर्ट पे पहुंचाओ और पोर्ट से फिर ब्रिटिश लेके जाओ। सर दूसरा क्या है, सर दूसरा पोर्ट है, तो पोर्ट यही गुजरात का पोर्ट बनाया गया है भेजने के लिए। तीसरा क्या है सर, वाटर ट्रांसपोर्ट, वाटर ट्रांसपोर्ट भी इसीलिए। पोस्ट ऑफिस, भाई अब तुम किसी जगह रिवोल्ट कर दोगे, ब्रिटिशर को पता ही नहीं चलेगा, वहाँ तो वो हार जाएंगे, फिर उसको रिगेन, रिटेन करने में उनको बहुत मेहनत लगेगी। ऐसे क्या है, तुरंत उनके पास इंफॉर्मेशन पहुंचा। ब्रिटिशर इसीलिए सबसे जीत भी तो रहे थे ना। देखो इधर जितने लोग भी यहाँ आए हमारे भारत देश में, पुर्तगीज आए, डच आए, फ्रेंच आया, ब्रिटिशर क्यों जीते जीते, क्योंकि उन्होंने स्ट्रॉन्ग सेंटर्स बना रखे थे अपने, तीन तीन सेंटर है। और जो भी लोग आए वो अपना एक सेंटर बना रहे हैं या दो ही सेंटर बना रहे हैं। जैसे मान लो अब ये तीन सेंटर, अगर यहाँ पे कुछ हुआ और यहाँ की आर्मी कम पड़ रही है, तो ये दोनों आर्मी हम भेज देंगे, जीत जाएंगे। तो ब्रिटिशर ने ये दिमाग लगाया था। ठीक है, कोई भी चीज जो उन्होंने डेवलप की है वो अपने लिए। बोलोगे सर रोड, रोड पे आर्मी का मोबिलाइजेशन काफी फास्ट हो जाता है। ठीक है ना, अब मैं तुमको बोलूं कि तुमको कोई सामान है, वो 30 मिनट में पिज्जा डिलीवर करना है, अब ये रोड है और एक ये मिट्टी वाली सड़क है। बोले सर इसमें 30 मिनट नहीं सर, अगर यहाँ पे अभी तो बारिश का भी मौसम चल रहा है सर, पानी वानी जम गया ना, बाइक ही फंस जाएगी, स्कूटी ही फंस जाएगी, पलट भी जाएगी, तो 30 मिनट में तो नहीं पहुंचेगी। लेकिन रोड रहेगा तो 30 मिनट में पहुंच जाओगे। उसी तरीके से है कि कहीं रिवोल्ट हो गया तो आर्मी जब वो भेज रहे हैं तो रोड से जाने में ईजी है, गाड़ी वगैरह जो भी है बड़ा फास्ट मूव करेगा और तुरंत पहुंच के वो चीज़ों को ठंडा कर देंगे। लेकिन अगर वही ऐसी कच्ची सड़क रहेगी तो ये करना इम्पॉसिबल जैसा है। ठीक है, मैंने कुछ लिख भी दिया है, देख लो। एग्जाम्पल रोड,
किस लिए बनाई गई भाई? आर्मी को मोबिलाइज करने के लिए इंडिया में। रेलवेज क्यों बनाया गया? ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स। और दूसरा क्या है? फॉस्टर्ड कॉमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है ना। यानी भाई जितना भी आपको इंडिगो और ये सब उगाने के लिए बोला जा रहा था उन सबको अपने कंट्री पहुंचा रहा था। हाँ, ये एक पॉइंट अलग है, ब्रेक जियोग्राफिकल एंड कल्चरल बैरियर्स में। इसमें क्या हुआ ना, देखो इससे ब्रिटिशर्स को भी एक घाटा हुआ, इसमें दिखाता हूं। देखो, मान लो ये बिहार का आदमी अब रेल बन गया है गुजरात तक का, या चलो महाराष्ट्र का बना देते हैं, बहुत आजकल वहाँ तंगी चल रही है, तो यहाँ महाराष्ट्र का। अब ये बिहार का आदमी जा रहा है महाराष्ट्र ट्रेन में, महाराष्ट्र का आदमी अब इस ट्रेन में बैठा, फिर जहाँ जाना होगा लोकल एरिया में वहाँ जा रहा है, तो लैंग्वेज तो समझ नहीं आ रहा है। और ब्रिटिशर्स क्या करते थे? इंग्लिश बोलते थे, और उन लोगों ने इंग्लिश एजुकेशन भी दिया। अब जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इंग्लिश बोल सकते हैं, तो बिहार के लोग समझ रहे हैं कि यार, मैं सोचता था कि बिहार में ही ये सिर्फ परेशान कर रहे हैं, लेकिन नहीं, महाराष्ट्र में भी ये परेशान कर रखे हैं। फिर एक जो नॉलेजेबल आदमी है, इंटेलेक्चुअल आदमी है, वो बोल रहा है भाई तुम्हारे तरफ किसानों की क्या हालत है? बोला सर किसानों से तो इतना टैक्स लिया जा रहा है। बोला यार हमारे भी बिहार में किसानों से इतना टैक्स लिया जा रहा है, एक ये बात बताओ कि एजुकेशन में क्या हाल है? तो सर एजुकेशन में ना सर, हमारे यूनिवर्सिटी में सिर्फ उन्हीं का जो थ्योरी है वही पढ़ाया जा रहा है, उन्हीं के जो गवर्नर जनरल से उनके बारे में पढ़ाया जा रहा है, हमारे भारतीय लोगों का इतिहास ही नहीं पढ़ाया जा रहा है। यार यही चीज तो बिहार में भी हो रही है, यहाँ पे भी अंग्रेजों का इतिहास पढ़ाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले जो महापुरुष लोग थे या जो फ्रीडम स्ट्रगल में साथ दे रहे हैं उनके बारे में कुछ नहीं लिखा जा रहा। उनके बारे में तो लिख दिया जा रहा है ये देश दो ही हैं। अरे भाई, सच बोल रहे हो तुम, ये तो ऐसे करके अब भारत यूनाइट होगा। अभी भी समझो, भारत देश में क्या है, डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं, डिफरेंट कल्चर है, डिफरेंट टाइप्स के पीपल रह रहे हैं, डिफरेंट ज्योग्राफी के पीपल रह रहे हैं, सबके लाइफ की अलग अलग। पहाड़ में रहना एक अलग टेंशन का बात है, प्लेन्स की अपनी टेंशन है, ज्यादा जहाँ बारिश हो रही है, जहाँ ज्यादा रेगिस्तान है, जहाँ पठार है, वहां रहना एक अलग है, अलग तरीका ही है, उनका जीवन जीने का शैली ही अलग है। लेकिन हाँ, हम सबका दुश्मन अगर एक है तो सब में यूनिटी आएगी, तब सब में बात आएगी देश भावना की। ये हमारा देश है, ठीक है, हमारे लैंग्वेज अलग है, ठीक है, हम रहते हैं अलग तरीके से हैं, हम खाते अलग अलग चीजें हैं, बट ये देश हमारा है, ये बाहरी है। पहले बाहरी को घर से निकालो, भाई भाई की लड़ाई हम सुलझा लेंगे, लेकिन बाहर गांव का कोई आके कुछ बोल रहा है, कुछ कर रहा है, वो ठीक नहीं है। ठीक है, तो ये धीरे धीरे रियलाइजेशन हो। ठीक है, यहाँ पे आपका चैप्टर खत्म हुआ। ठीक है, मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या करूंगा ना, टोटल जो आपके 10 चैप्टर्स हैं पढ़ा दूंगा, उसके बाद मैं आपको सारे चैप्टर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दूंगा जो बोर्ड में आपको काम आएंगे। ठीक है, यहाँ मैंने लिख दिया है, थैंक्स फॉर शेयरिंग, चैनल का नाम। ठीक है, पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहां से चल जाना और जाके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट एंड टेक केयर।